हेलो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा के अपने लास्ट वीडियो में हमने समस्यात्मक बालक और अपवंचित बालकों के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में विशिष्ट बालकों के क्रम में शारीरिक विकलांग बालक के बारे में पढ़ेंगे कि शारीरिक विकलांग बालक किसे कहते हैं या विकलांग बालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें हम पहले जान लेते हैं क्या होता है विकलांग बालक। तो शारीरिक विकलांग बालक को हम इंग्लिश में फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन भी कहते हैं। जो बालक स्वयं की शारीरिक अक्षमताओं के कारण औसत बालकों के समान अपने क्रियाकलाप संपन्न नहीं कर पाते, उसे विकलांग बालक कहते हैं। और यहाँ पर औसत बालक से मतलब क्या है? तो औसत बालक मतलब है सामान्य बालक, जिन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। ठीक है, वो विकलांग नहीं है, ना ही समस्यात्मक है। ठीक है, हर तरीके से जो सही है वो औसत बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी बालक जो शारीरिक अक्षमताओं के कारण, मतलब शारीरिक अक्षमता क्या होती है कि या तो वो बोल ना पाता हो, या वो सुन ना पाता हो, ठीक है, या वो देख ना पाता हो, या कहीं से कोई अंग उसका ना हो। ठीक है, तो ऐसे बालक कैसे कहलाते हैं? तो शारीरिक अक्षम कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालक जो स्वयं की शारीरिक अक्षमताओं के कारण औसत बालकों के समान अपने क्रियाकलाप संपन्न नहीं कर पाते, उसे विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि समान बालक है, उनमें हर चीज़ सही है। ठीक है, आराम से वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन जो शारीरिक रूप से अक्षम है, हो सकता है वो देख ना पाता हो सकता है वो सुन ना पाता हो सकता है वो सही से बोल ना पाता हो। ठीक है, तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? विकलांग बालक कहते हैं। विकलांग बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है जिनके शरीर का कोई अंग या तो है नहीं, या है तो विकृत है अथवा दोषपूर्ण है। ठीक है, तो विकलांग बालक किसे कहेंगे? ऐसे बालकों को कहेंगे जिनके शरीर में कोई ना कोई अंग क्या है, या तो है नहीं, अगर है तो वो विकृत है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है या कैसा भी है। ठीक है, या दोषपूर्ण है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा विकलांग बालकों के बारे में? वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं को करने से रोकते हैं अथवा सीमित करते हैं, उन्हें शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। ये किसी न किसी शारीरिक कमी का शिकार होते हैं। ये प्रायः श्रवण, दृष्टि, अस्थि एवं स्वास्थ्य बाधिता से ग्रस्त रहते हैं, जिससे इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। विकलांगता अधिक होने पर कृत्रिम अंगों की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को अस्थिबाधित या विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि कुछ जो बालक होते हैं वो किसी न किसी की उनके अंदर शारीरिक कमी होती है। ठीक है, हो सकता है वो सही से सुन ना पाते हो, देख ना पाते हो। ठीक है, कोई अस्थि उनकी ऐसी वैसी हो। ठीक है, या तो नहीं है। ठीक है, या स्वास्थ्य से वो ग्रसित रहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य उनका ठीक वगैरह नहीं रहता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, ये अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता जैसे सामान्य बालकों का होता है। तथा शारीरिक कार्य करने की जो क्षमता होती है इनकी, वो भी कम हो जाती है। अगर मान लीजिए आपका कोई मतलब किसी कोई व्यक्ति जिसका एक हाथ नहीं है, ठीक है, तो आप उसकी गति तेज तो नहीं हो पाएगी। जैसे आप दोनों हाथों से जितनी जल्दी काम कर लेंगे, वो एक हाथ से उतने जल्दी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। और विकलांगता जब अधिक होती है तो कृत्रिम अंगों की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कई रनर देखे होंगे जो क्या कर रहे होते हैं, कृत्रिम अंग लगाए होते हैं जिसकी सहायता से वो भागते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम अंगों की भी आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अस्थिबाधित या विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, अब कैसे विकलांगता हो सकती है? तो हो सकता है वो जल गए हों, या उनके हाथ पैर जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, या कुछ शारीरिक अंग हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो बालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकलांग बालक कहलाते हैं, या अस्थिबाधित बालक कहलाते हैं। अब शारीरिक विकलांगता का वर्गीकरण किया गया है 4 प्रकार से। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है विकलांगता का 4 प्रकार से। पहला दृष्टिबाधित, जिसमें जो लोग व्यक्ति जो बालक होते हैं जो देख नहीं सकते चीज़ों को या बहुत कम देख पाते हैं, वो इसमें आते हैं। श्रवण बाधित में जो सुन नहीं पाते या बहुत कम सुन पाते हैं, वो श्रवण बाधित में जाते हैं। वाणी बाधित में जो सही से बोल नहीं पाते, या सही मतलब या बिल्कुल ही नहीं बोल पाते, तो वो वाणी बाधित में जाते हैं। अस्थि बाधित में जिनका कोई अंग, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई कमी होती है, दोष होता है, तो वो अस्थिबाधित में आ जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो हम अपने आज के वीडियो में दृष्टिबाधित के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दृष्टिबाधित के बारे में जान लेते हैं कि कैसे होते हैं दृष्टिबाधित बालक। ये बालक ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण ये समान बालकों की भांति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। वे बालक जो आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं, उनके नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी दृष्टि क्षमता जो होती है वो 20/70 होती है। अर्थात समान बालक यदि किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकते हैं, तो दृष्टिबाधित सिर्फ 20 फीट की दूरी पर रखी वस्तु को ही देख पाते हैं। ठीक है, तो दृष्टिबाधित किसे कहते हैं? ऐसे बालक जो देखने में असमर्थ होते हैं, चीज़ों को देख नहीं पाते सही से। ठीक है, सामान्य बालक की अपेक्षा इनकी शिक्षा जो होती है वो भी अलग होती है। ठीक है, समान बालकों की तरह ये शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप बोर्ड पर चीज़ों को लिख देंगे तो ये समान आंखों से उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं देख पाएंगे वहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि समान बालकों की भांति ये शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते। जो बालक आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं, उनके जो नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है,
इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है दृष्टिबाधित बालकों की, इनकी दृष्टि क्षमता होती है 20/70। अर्थात अगर हम कहें कि जो सामान्य बालक 70 फीट की दूरी पर अगर कोई चीज़ रखी है उसे देख लेते हैं, तो जो दृष्टिबाधित होते हैं वो सिर्फ 20 फीट की दूरी पर रखी वस्तु को ही देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दृष्टिबाधित बालक। अब दृष्टि दोष बालकों का वर्गीकरण किया गया है कि दृष्टि दोष से ग्रसित जो बालक होते हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया। तो ये पहला किया है पूर्ण रूप से जो दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं, जिन्हें हम अंधे बालक भी कह सकते हैं, ठीक है, जिन्हें दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। और दूसरा है कि आंशिक दृष्टिबाधित बालक, ठीक है, पूर्ण दृष्टिबाधित बालक और आंशिक दृष्टि बाधित बालक। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो दृष्टिहीन होते हैं वो अंधे बालक आ जाते हैं जिसमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता। तो इनको किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ब्रेन लिपि के माध्यम से इन्हें पढ़ाया जाता है। इनकी जो दृष्टि की क्षमता होती है वो 2/20 होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। चलने में ये छड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इनकी पहचान ये होती है कि चश्मा लगाए होते हैं ब्लैक, चलने में छड़ी का प्रयोग करते हैं। और आंशिक दृष्टि से ग्रसित बालक होते हैं उनमें दो प्रकार के आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले और दूर दृष्टि दोष वाले। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाले क्या होता है, जिन्हें पास का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो ये मायोपिया से पीड़ित होते हैं। और दूर दृष्टि दोष वाले में क्या होता है, इन्हें दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, मायोपिया कहलाता है, और दूर दृष्टि दोष क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। निकट वाले में पास का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और जो पूर्ण रूप से होते हैं वो ब्रेन लिपि द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है। चलने में ये छड़ी का यूज़ करते हैं और काला चश्मा पहनते हैं। ठीक है, समय समय पर जो डॉक्टर को ये अपनी आंखें दिखाते रहते हैं कि अगर उसमें कुछ भी कमी है और सुधार किया जा सकता है तो वो करते हैं। ठीक है, इलाज वगैरह कराते रहते हैं ये लोग। और आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वे बड़े अक्षरों को, छोटे अक्षरों को चश्मे यानी कि दर्पण की सहायता से आसानी से पढ़ सकते हैं। इनकी जो दृष्टि की क्षमता होती है वो 20 से 70 के बीच में होती है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि बड़े अक्षरों को, छोटे अक्षरों को प्रतिबिंब या दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनकी दृष्टि क्षमता कितनी है, तो 20 से 70 के बीच में। अब दृष्टि दोष के लक्षण क्या होते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई बालक दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, उसकी दृष्टि इतनी ठीक नहीं है। तो पहला तो वो आंखों को मसलता है। ठीक है, आंखों को बहुत, आपने देखा कोई उंगली डाले रहते हैं, मसलते रहते हैं। ठीक है, तो वो दृष्टि दोष के लक्षण होते हैं। दूसरा, पढ़ने में असमर्थ, वो चीज़ों को सही से पढ़ नहीं पाता बोर्ड पर लिखी हुई। तीसरा कि आंखों को बहुत झपकाता है। ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ता है तो आंखों को बहुत झपका रहा है, तो भी दृष्टि दोष है उसे। ठीक है, फिर है फोर्थ पॉइंट कि रंग भेद में असमर्थ, वो कलर ब्लाइंडनेस उसके अंदर होती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता कि कौन से कलर की चीज़ें हैं। ठीक है, तो रंग भेद आ जाता है। फिर है पाँचवा पॉइंट, लेखन में कठिनाई का अनुभव, कि चीज़ों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि पढ़ नहीं पाएगा तो लिख भी नहीं पाएगा चीज़ों को। फिर है कि दो वस्तुओं का दिखाई देना, कि उसे एक साथ दो दो चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो ये सारे दृष्टि दोष के लक्षण हैं, इन्हें याद कर लेना। अब दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, तो पहला है संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैल जाता है। दूसरा है कि दुर्घटना या चोट। ठीक है, कोई आपके साथ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, जिससे आंखें चली गई, तो दुर्घटना या चोट हो सकता है। या वंशानुगत कारण है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, ये वंशानुगत है, ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो वंशानुगत कारण हो सकता है, दुर्घटना या चोट हो सकती है, संक्रामक रोग हो सकता है, जिसके कारण दृष्टि दोष होता है। अब दृष्टि दोष का प्रभाव क्या पड़ता है वो देख लेते हैं। तो पहला, बालक का गतिहीन होना। ठीक है, गतिहीन से मतलब ही बहुत स्लो हो जाता है बालक। ठीक है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है चीज़ों को, तो बहुत धीरे धीरे कार्य करेगा। ठीक है, तो गतिहीन बताया गया। सामाजिकरण अवरुद्ध होना। ठीक है, अब बालक जो देख ही नहीं सकता तो वो समाज में उठ बैठ नहीं सकता। ठीक है, अब उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, तो क्या कि इतने अच्छे से वो समाज के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो सामाजिकरण जो होता है उसका अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा कि ज्ञानेंद्रियों का अधिक संवेदनशील होना। अब क्या कि उसकी आंखें तो काम नहीं कर रही, लेकिन और जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो अच्छे से कार्य करने लग जाती, संवेदनशील हो जाती। कान बहुत जल्दी सुन लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, स्पर्श बहुत जल्दी कर लेते हैं, स्पर्श के माध्यम से समझ जाता है कि क्या है, कौन है। ठीक है, तो अलग जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं वो संवेदनशील हो जाती हैं। स्मरण शक्ति में तीव्रता बढ़ जाती है, कि चीज़ों को याद बहुत जल्दी कर लेता है। ठीक है, आंखें तो काम नहीं कर रही लेकिन वो चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर ले रहा है। फिर है कि भाषा विकास इनका बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा घुलते मिलते हैं नहीं है, किसी से बोलते भी नहीं है, तो भाषा विकास इनका धीरे होता है। बुद्धि लब्धि भी इनकी कम होती है क्योंकि चीज़ों को पढ़ नहीं पाते। ठीक है, पढ़ना लिखना इनका बहुत मुश्किल से होता है, तो बुद्धि लब्धि भी कम पाई जाती है। शैक्षिक उपलब्धि भी इनकी काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये दृष्टि दोष का प्रभाव है। अब एक नोट करने वाली चीज़ है कि दृष्टिबाधितों का जो परीक्षण है वो स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है, जिसका विकास डॉक्टर हर्बर्ट स्नेलन ने किया था। इस चार्ट का प्रारंभ बड़े ई अक्षर से होता है। ठीक है, नोट कर लेना कि दृष्टिबाधितों का जो परीक्षण हम करते हैं वो किससे करते हैं, तो स्नेलन चार्ट द्वारा करते हैं, और जिसका विकास किसने किया, तो डॉक्टर हर्बर्ट स्नेलन ने किया था। ठीक है, और इस चार्ट का जो प्रारंभ है वो बड़े ई अक्षर से होता है। अब दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा देख लेते हैं कि शिक्षा के लिए क्या हमें शैक्षिक रणनीतियाँ बनानी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि विशेष
कक्षा विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सारे टीचर्स इन्हें नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, इनके लिए विशेष कक्षा होनी चाहिए जहाँ पे चीज़ों को ये अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ब्रेन लिपि का माध्यम से आप इन्हें पढ़ाएं या ऐसी पुस्तकें दें जिसमें डॉट डॉट जो बने होते हैं ब्रेन लिपि, ठीक है, उसके माध्यम से आप इन्हें पढ़ा सकते हैं। इनके अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सामान्य बालकों की तरह इनका पाठ्यक्रम रखें, क्योंकि सामान्य बालक तो चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं लेकिन ये इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं समझ पाते। तीसरा है कि माता पिता तथा शिक्षकों का सहयोग। ठीक है, अब दृष्टि जो बाधित बालक होते हैं इन्हें सहयोग चाहिए होता है किसका, तो माता पिता का और अपने शिक्षकों का सहयोग चाहिए होता है। इनका अगर आपको विकास करना है तो इनके माता पिता को और शिक्षकों को इनका सहयोग करना पड़ेगा। फिर है कि ब्रेन शिक्षण की व्यवस्था की जाए इनके लिए, क्योंकि ब्रेन शिक्षण के माध्यम से ही चीज़ों को ये सही से समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। फिर है कि संसाधन कक्ष प्रबंधन। ठीक है, कि इनके लिए जो उचित संसाधन है वो एक क्लास में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है, माउस है, मतलब जो चीज़ें इनके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इनके लिए अलग कंप्यूटर होता है, ब्रेन लिपि जिसके माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, और सुनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी होनी चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है दृष्टिबाधित। अब अगले टॉपिक जो हमारा होगा वो श्रवण बाधित होगा। और कंप्यूटर आपका तब स्टार्ट करूंगा जब हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।